हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन जो है रिची इन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे जीनोम शब्द जो है जीनोम शब्द का जो अर्थ है उस संपूर्ण क्रमबद्ध डीएनए चेन से है जो कि किसी जो है जीवधारी से संपूर्ण जेनेटिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। मानव जीनोम जो है प्रोजेक्ट का उद्देश्य डीएनए की उस चेन को ज्ञात करना है जिसमें 3 बिलियन बेस पेयर्स एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं। इस चमत्कारी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो डीएनए में सूचनाओं का एक बड़ा भंडार तो होता ही है, परंतु सेल के द्वारा किए जा रहे भिन्न भिन्न कार्य भी इसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। साइंटिस्ट का मत है यह है कि जीनोम के जो है के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्य को जो है 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर के द्वारा नियंत्रित करते होते हैं। इनका जो है त्रिविम आकार जो साइज जो है जिसमें डीएनए की कई मीटर लंबी संरचना सम्मिलित होती है जो सेल्स के अत्यधिक सूक्ष्म केंद्रक में समाहित रहती है। डीएनए एक पैकेज के रूप में न्यूक्लियस के एक महत्वपूर्ण भाग को घेरता है, जबकि सेलुलर जो फैक्टर्स जो होते हैं वह जीनोम के पढ़ने में, उसकी कॉपी के निर्माण में या उसे एक निश्चित व्यवस्था में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये न्यूक्लियस के शेष भाग को घेरते हैं। इस प्रकार जो है सेलुलर गतिविधियों का संचालन डीएनए तथा सेलुलर फैक्टर के मध्य होने वाले आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो के लिए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए की मरम्मत आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो कि पूरी तरह से केंद्रक में नहीं होती हैं, बल्कि वे अलग अलग जो है पार्ट्स में होती हैं। डीएनए की 3 डायमेंशियल न्यूक्लियस की इन क्रियाओं को जो है कैसे नियंत्रित करती हैं तथा न्यूक्लियस की किस प्रकार जीनोम जो है स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। आज सेल विज्ञान एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए जीनोम की 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर का ज्ञान, जीनोम की संरचना को प्रभावित करने वाले भौतिक नियमों का ज्ञान आवश्यक है। जीनोम के बारे में हम कहावत प्रसिद्ध है कि हम जीनोम का मैप बनाने में सफल हो चुके हैं, अर्थात हम उसे फैला सकते हैं परंतु पुनः पूर्वावस्था में नहीं ला सकते हैं। पॉलीमर थ्योरी का बढ़ता ज्ञान, विशेष प्रकार की माइक्रोस्कोपी तथा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को ज्ञात करने की विशिष्ट तकनीक हमें जीनोम की 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर को ज्ञात करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त जीनोम को प्रभावित करने वाले जो भौतिक नियम की इस विवेचना में सहायक होते हैं। यहाँ पर हम डीएनए के अनुक्रम के विभिन्न स्तरों को समझने का प्रयास करेंगे, जिससे यह ज्ञात हो सके कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड से बनी लंबी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार न्यूक्लियस के छोटे से भाग में समाहित रहती है। यहाँ पे हम क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो डीएनए जिसमें 2 कुंडलियां या लड़ियां पाई जाती हैं वह एक दूसरे की पूरक 2 स्ट्रैंड का बना होती है, इसलिए इसे डीएस डीएनए भी कहते हैं। यह यूकेरियोट में एक जो है नेक्ड स्ट्रक्चर होता है। यह सर्वव्यापी जो है पैकेज में एक निश्चित जो है अनुक्रम को प्रदर्शित करता है और इसके इस स्ट्रक्चर में जो है हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से सहायक होती है। कोनबर्ग ने बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए स्ट्रक्चर को एक सुसंबद्ध पद्धति से सेल के न्यूक्लियस में सज्जित करती है तथा दूसरे भाग में यह जो है डीएनए को सेल्स में होने वाले ट्रांसक्रिप्शन, द्विगुणन, मरम्मत तथा अन्य कार्यों के लिए सहज उपलब्ध कराती है। इस संपूर्ण संरचना को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। यहाँ पे अनुक्रमानुसार बात करें हम जीनोम को 3 पार्ट्स में बांटते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात करें यहाँ पे तो यूकेरियोट जीनोम की प्राइमरी स्ट्रक्चर को वह डीएनए पाया जाता है जो कि हिस्टोन जो है ऑक्टोमर के ऊपर
1.7 चक्र लिपटा हो। हिस्टोन कस्टमर को फॉर्मेशन 2H2A 2H2B का तथा 2H3 तथा 2H4 हिस्टोन प्रोटीन से होता है। इस प्रकार यह 8 हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर बनाती है। इस जटिल स्ट्रक्चर जिसमें डीएनए तथा ऑक्टोमर प्रोटीन आपस में संबंधित होते हैं उसे न्यूक्लियोसोम की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे हम न्यूक्लियोसोम से 200 बीपी का डीएनए संबंधित रहता है, जो कि 10 nm जो है क्रोमेटिन तंतु होता है। एक न्यूक्लियोसोम से दूसरा न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए से जुड़ता है और लिंकर डीएनए से ऑक्टोमर जो होता है H1 हिस्टोन जो है प्रोटीन से जुड़ता है। यदि न्यूक्लियोसोम को लेकर लिंकर जो होता है डीएनए से अलग किया जाए तो ऑक्टोमर का 146 बीपी वाला डीएनए जुड़ा रहता है। जिसमें डीएनए का 1.7 चक्र जो है लगा रहता है, इसे कोर डीएनए कहते हैं। लिंकर डीएनए में 8 से लेकर 114 बीपी होते हैं। डीएनए तथा ऑक्टोमर मिलकर कोर पार्टिकल्स बनाते हैं और न्यूक्लियोसोम जो होते हैं इसे जुड़कर कोर मुख्य डीएनए जेनेटिक सूचनाओं का सोर्स स्रोत जो है माना जाता है तथा इसे प्राइमरी जो है डिटर्मिनेंट कहते हैं। एक्सरेज जो है क्रिस्टेलोग्राफी की हेल्प से न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर ज्ञात किया जा चुका है, परंतु फिर भी न्यूक्लियोसोम की जो है डायनेमिक्स एक क्रियाविधि ठीक से नहीं समझी जा सकी है। सैद्धांतिक आधारों पर तथा अन्य आकारिकी जो विशेषताओं के अनुसार हमें न्यूक्लियोसोम के बारे में तथा उसकी गतिकी के बारे में जो पता चला है उससे दो विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला है ट्रांसलेशन के बाद हिस्टोन प्रोटीन में क्या परिवर्तन होते हैं तथा यह हिस्टोन परिवर्तन न्यूक्लियोसोम की संरचना को कैसे प्रभावित करते हैं तथा न्यूक्लियोसोम में अंतर तथा अंतः पारस्परिक क्रियाओं किस प्रकार प्रभावित होती हैं। न्यूक्लियोसोम की स्वाभाविक स्ट्रक्चर को उस टाइम क्या और परिवर्तन होता है जब वे डीएनए को पूरी तरह से तथा अपूर्ण तरह से लपेटे रहते हैं। साइंटिस्ट ने H4 हिस्टोन प्रोटीन की संरचना तथा विशेषकर उसके पिछले पूंछ भाग एवं न्यूक्लियोसोम के अम्लीय भाग के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन किया और H4 टेल अल्फा हेलिकल अनुक्रम के प्रति अधिक जो है आकृष्ट होती है। अल्फा हेलिकल की हम बात करें यहाँ पे तो अल्फा हेलिकल जो होता है अनुक्रम के प्रति अधिक आकृष्ट होता है। अल्फा हेलिकल क्षेत्र एरिया जो है एसिडिक पैच बिंदु के 16 के प्रति अधिक तेजी से क्रिया करता है। K16 का जो एसिटिलाइजेशन इस क्रिया को मंद करता है। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पोस्ट ट्रांसलेशन अर्थात ट्रांसलेशन के बाद K16 का जो है एसिटिलाइजेशन जो है क्रोमेटिन को खोलता है। कुछ साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोसोम तथा डीएनए के बीच संबंधों के लिए एनर्जी तथा काइनेटिक जो है रिटेकंस्टेंट को उत्तरदायी बताया है। उनके अनुसार जो है बल प्रेरित न्यूक्लियोसोम खुलता है, इसलिए डीएनए स्वतः पूर्ण परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होता है। इस स्ट्रक्चर का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर की हम बात करें यहाँ पे तो एक चेन में जुड़े न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से लिंकर डीएनए से विलग रहते हैं, जो कि 8 से लेकर 114 बीपी का होता है। यह स्ट्रक्चर्स एक माला के समान जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग कही जाती है। यह स्ट्रक्चर 30 nm मोटी होती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो है आयन तथा तो 10 nm तथा 30 nm बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर को आसानी से देखा जा सकता है। यह सेकंड स्ट्रक्चर हमें डीएनए चेन्स तथा केंद्रीय मशीनरी के मध्य आपसी रिलेशन का स्पष्ट करती है तथा न्यूक्लियोसोम जो होते हैं के परिवर्तनों तथा जीनोम के विशिष्ट स्थानों के जो है पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन को भी स्पष्ट करती है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो है हिस्टोन जो है
कोड हाइपोथेसिस के जो डायग्राम दर्शाए गए हैं, वो डायग्राम थोड़ी मेरे पास है नहीं दोस्तों, को दो न्यूक्लियोसोम बहुत कम टाइम 10 से 50 ml सेकेंड के लिए खुलता है और उसे विशिष्ट चयन के लिए डीएनए के बंधनकारी प्रोटीन जुड़ती है, जो कि संभवतः ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को आगे बढ़ाती है। और दूसरे चित्र में दोस्तों एटीपी एनर्जी सोर्स की हेल्प से क्रोमेटिन का निर्माण करता है। यदि मेटाफेज क्रोमोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो संपूर्ण स्ट्रक्चर कुंडलित होते हैं, तंतु के समान दिखाई देती है, जिसे क्रोमेटिन फिलामेंट का साइज आकार 30 nm होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तुलना में सामान्य माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से में हमें 30 nm संरचना दिखाई देती है, जो कि संगठित स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पे 30 nm स्ट्रक्चर की विस्तृत जानकारी अभी भी उपलब्ध नहीं है। केवल इतना पता चला है कि डीएनए की विशेष सुपरस्कोइल स्ट्रक्चर है, जो कि पहले 10 nm फिर और अधिक कुंडलित होने पर 30 nm न्यूक्लियोसोम फिलामेंट बनता है। 30 nm फिलामेंट में बनने वाली विभिन्न प्रकार की कुंडलियों को यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है, जो कि अभी नीचे आपको दिखाई देंगे। टर्सरी स्ट्रक्चर की हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो आपने प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखा, और यहाँ पे क्रोमेटिन फिलामेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस प्रकार मेटाफेज क्रोमोसोम में बदलती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मेटाफेज क्रोमोसोम अत्यधिक कुंडलित दानेदार पिंड दिखाई देता है। लाइट माइक्रोस्कोपी में यह पार्ट दिखाई देता है, जो कि 30 nm का अत्यधिक कुंडलित पार्ट है। सॉरी फ्रेंड्स। होकर किस प्रकार मेटाफेज क्रोमोसोम में बदलते हैं, यह अभी भी ज्ञात नहीं है। मेटाफेज क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वह हिस्टोन प्रोटीन के कारण नहीं होती है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यदि हिस्टोन प्रोटीन को हटाकर मेटाफेज क्रोमोसोम देखें तो वे एक ढांचे के रूप में दिखाई देते हैं, जिसके चारों ओर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम के इन ढांचों में नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इन स्ट्रक्चर को टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में और क्रोमोसोम एक बड़ा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, डीएनए। यह डीएनए जो है इन यूकेरियोट क्रोमोसोम में सुपर कोइल लूप का में समान होता है। कंक्लूजन की हम बात करें यहाँ तो न्यूक्लियोसोम का निर्माण क्यों होता है, इसके ट्रांसक्रिप्शन में क्या उपयोगिता है, इस संबंध में अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। वे जीन जो है डीएनए जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना है वह न्यूक्लियोसोम से जुड़े रहते हैं, किंतु जिनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता वे भी न्यूक्लियोसोम से जुड़े रहते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की जीनोम की क्रिया में डीएनए की हेलिक्स खुलती है, इसलिए कुछ स्थान चाहिए, वह स्थान उसे न्यूक्लियोसोम प्रदान करता है। क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन संगठन यूकेरियोट में एक निश्चित अनुक्रम बनाता है, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये जहाँ ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने पेन से लिख दिया हूँ, तो आप समझ जाइएगा। आप कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो 30 nm होती है। ये सेलुलॉइड है, ये न्यूक्लियोसोम फाइबर्स होते हैं। इसमें हिस्टोन H1 होता है एंड लिंकर डीएनए इसमें पाया जाता है एंड इसमें ऑक्टोबर वो लगे हुए होते हैं। एंड से 6 nm होता है नीचे का पार्ट और ये है 11 nm। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की जो 30 nm सेकेंडरी संरचना का यह चित्रण है। दोस्तों, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बना लीजिएगा आप। बुक में ऐसे डायग्राम है, ऐसा खुला डायग्राम न्यूक्लियोसोम का कुछ है नहीं। जैसे ही आपको मिलता है खुला सा डायग्राम कुछ अच्छा सा, तो मैं आपको पोस्ट कर दूंगा।